हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मेंस की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मेंस आंसर राइटिंग को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा प्रश्न है वह पिछले दिनों मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था और आप लोगों ने लिखकर इसे सबमिट भी किया था और आज उसी से संबंधित मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण नोटिस है कि अगर अभी आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप निःशुल्क पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए मेंस आंसर राइटिंग को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, गिरता भौम जल स्तर मानव जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। भौम जल स्तर को बरकरार बनाए रखने में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि प्रश्न यहाँ पर दो सेक्शन में है। पहला सेक्शन में आपको बताना है कि किस प्रकार से भौम जल स्तर में गिरावट हमारे मानव जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। दूसरा पैराग्राफ में यानी कि प्रश्न के दूसरे आयाम में आपको लिखना है कि भौम जल स्तर को बरकरार रखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में मुख्यतः दो आयाम में आंसर को लिखने हैं। तो आइए मॉडल आंसर को शुरू करते हैं। प्रश्न ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे क्योंकि किसी भी प्रश्न का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वह आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि जल समस्त जीव जगत के लिए जीवन का आधार होता है। यह केवल मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं व समस्त पेड़ पौधों वनस्पतियों के लिए भी आवश्यक है। अब चूंकि भौम जल स्तर से संबंधित प्रश्न है तो यहाँ एक लाइन में हमने डिफिनीशन दे दिया कि भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल जिसे कुओं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि स्रोतों से खुदाई के जरिए प्राप्त किया जाता है वह भौम जल कहलाता है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत में भूजल के अंधाधुंध दोहन ने भौम जल संकट में वृद्धि की है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको अगर किसी भी प्रश्न का आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो पहला जो सेंटेंस होना चाहिए वह उस प्रश्न से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। जैसे हमने लिखा कि जल समस्त जीव जगत के लिए जीवन का आधार होता है, लेकिन तुरंत सेकंड जो सेंटेंस होना चाहिए वह उस प्रश्न से संबंधित अगर कोई डिफिनीशन हो। जैसे यहाँ भौम जल संकट को हमने डायरेक्ट भौम जल को बता दिया कि भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल जिसे हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं वह भौम जल कहलाता है। इसके बाद तुरंत हमारा जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है या उससे संबंधित कोई नवीनतम रिपोर्ट या फिर करेंट अफेयर्स का कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन जो न्यूज में रहा है उसे आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और एग्जामिनर के लिए सबसे ज़्यादा किसी भी उत्तर का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन होता है वह आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिसे आपको अट्रैक्शन बनाना है। जितना ज़्यादा आप उसे अट्रैक्शन का केंद्र बना सकते हैं इंट्रोडक्शन को, उतना ही ज़्यादा आपका आंसर जो है वह फलदायी होगा। अब चूंकि भौम जल स्तर मानव जीवन के लिए संकट क्यों बनता जा रहा है इसे लिखना है, तो इससे पहले हमें यह जानना है कि आखिर भौम जल संकट है उसमें गिरावट क्यों आ रही है। क्यों भौम जल संकट हमारे लिए मानव जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है, आखिर क्या ऐसे रीजन हैं। तो सबसे पहला जो सबसे प्रमुख रीजन है वह है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ विश्व की 17% आबादी रहती है, लेकिन अगर भौम जल को स्तर को हम देखें तो सिर्फ 4% भारत में उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या के अनुपात में भौम जल स्तर नहीं बढ़ रहा है। भौम जल स्तर में निरंतर कमी देखने को मिल रही है। स्वाभाविक है कि भौम जल स्तर एक दिन विकराल रूप का संकट धारण करेगा और मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खतरा के रूप में उत्पन्न होगी। तो यह है जनसंख्या वृद्धि। आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली अब कैसे है। आधुनिक जीवन शैली हम क्या करते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में हमारे यहाँ कई सारी गाड़ियाँ हैं या फिर कई जगह आप देखते होंगे कि आप कहीं से सफ़र कर रहे हैं, अगर कोई नल रोड के किनारे है तो वह नल से हमेशा पानी गिरते रहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब स्नान करते हैं तो नल खोलकर हम लोग पूरा ज़्यादा कह सकते हैं कि पानी की बर्बादी करते हैं। तो आधुनिक जीवन शैली भी यह जल स्तर में गिरावट का कारण बन रहा है। अगर कोई वाहन को धो रहा है तो उसके लिए आप गंदे रीयूज वाटर को कर सकते हैं। यह नहीं कि आप साफ पानी से आप गाड़ी को धोएंगे तो स्वाभाविक है कि जल की वह बर्बादी होगी। तो गाड़ी को धोने के लिए या फिर कृषि सिंचाई के लिए आप वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। लेकिन जो आधुनिक जीवन शैली है
आधुनिक जीवन शैली के कारण भी भौम जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। भूमिगत जल का दोहन, भूमिगत जल का दोहन कई स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। कृषि जब आप करेंगे तो भूमिगत जल का काफ़ी ज़्यादा दोहन होगा। रात रात भर क्या करते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो पूरे रात आपको देखेंगे कि खेत से पटवन का कार्य चल रहा है, जल बर्बाद हो रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो भूमिगत जल दोहन है व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। जल का कुप्रबंधन, सबसे बड़ा रीजन एक जल का कुप्रबंधन ही है कि भौम जल स्तर में निरंतर कमी आ रही है। हमें जितने जल की उपलब्धता हो पा रही है उस जल को हमें किन किन क्षेत्रों में कितना यूज करना है, इसका एक काफ़ी अच्छा एक मैनेजमेंट होना चाहिए। लोगों के लिए एक हिदायत दी जानी चाहिए कि प्रतिदिन आपको इतने लीटर जल खर्च करने हैं। आप जो वाटर को यूज कर चुके हैं उसी वाटर को आप गाड़ी धोने के लिए यूज करिए। तो ऐसे आपको मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बनानी होगी, और जब तक जल यूज को लेकर आप मैनेजमेंट नहीं बन पाएगी, सिस्टम नहीं बन पाएगी, तो जल का कुप्रबंधन जल का बर्बादी का कारण बनेगा। मानसूनी वर्षा की विषमता, सबसे बड़ा यही रीजन है जल की भौम जल स्तर में जो गिरावट आ रही है। मानसूनी जल की विषमता, मानसूनी वर्षा की विषमता, कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जब मानसून आती है तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं भारत के कई क्षेत्र सूखे का सामना करते रहते हैं उसी समय जब दूसरे क्षेत्र में वर्षा हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ तो भूजल रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाएगी वहाँ पर किसान अपनी सिंचाई के लिए क्या करेंगे, भूजल का बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे, व्यापक स्तर पर उसका दोहन किया जाएगा। तो यह भी मानसूनी वर्षा की विषमता एक बहुत बड़ा कारण है भौम जल स्तर में गिरावट का। जलवायु परिवर्तन भी भौम जल स्तर का गिरावट का कारण है। जलवायु परिवर्तन से जो दो चीज़ें होती है, पहला एक तो बाष्पोत्सर्जन की समस्या उत्पन्न होगी। क्यों होगी बाष्पोत्सर्जन की समस्या उत्पन्न? क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन आ रहा है तो जलवायु परिवर्तन का सीधा मतलब होता है कि आपको टेम्परेचर में वृद्धि होगी, और जब तापमान में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि बाष्पोत्सर्जन में भी वृद्धि होगी। वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव है कि वर्षा कम होगा। तो ये दोनों जो होंगे उससे कहीं न कहीं भौम जल स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेंगे। जल गहन फसलों की खेती हो जाती है, वैसे यहाँ फसल की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल की आवश्यकता हो, या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अवैज्ञानिक कृषि पद्धति भी भूजल में गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर व्यापक स्तर पर जो कृषि कार्य है उसे सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान किया जाए कि आप सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जल बर्बाद हो रहा है या भौम जल स्तर में कमी आ रही है उस पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अकुशल कृषि पद्धति ने भौम जल स्तर में गिरावट लाने का कार्य किया है। औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण क्या हो रहे हैं कि आप विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, कई आप शहर में जाएंगे, वहाँ पर आपको सतही भूमि नहीं दिखाई पड़ेगी, और जब तक सतही भूमि नहीं होगी तो वर्षा जल होगा तो वह भूमि के अंदर वह जल कैसे समा पाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, शहरीकरण के कारण भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता, हमारा जो भौम स्तर वह रिचार्ज नहीं हो पाता है, और इसके कारण वहाँ जल स्तर में निरंतर गिरावट देखने को मिलती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा भी कई सारे व्यापक स्तर पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे आगे हमने आंसर में डिस्कस किया है। जन जागरूकता का अभाव, अभी हमने बताया था कि आप कई क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ पर सरकारी नल है, सरकारी कार्यालयों में आप चले जाएंगे, या फिर आप जो जल टैंकर है जिससे सप्लाई होती है वहाँ भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जल निरंतर बहते रहता है। तो जन जागरूकता का अभाव है। अगर प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर सजग होकर ये सारे कार्य को करें तो निस्संदेह भौम जल स्तर में कमी देखने जो दिख रही है उसमें बहुत हद तक अंकुश पाया जा सकता है। तो ये सारे जो रीजन है भौम जल स्तर में गिरावट के एक बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन यह प्रश्न है कि आखिर भौम जल स्तर मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार खतरा है, मानव जीवन के लिए किस प्रकार से खतरा है। तो इसके लिए विभिन्न रिपोर्टों का हमें सहारा लेकर बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से भौम जल स्तर में जो गिरावट देखने को मिल रही है वह हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकती है। उपर्युक्त विभिन्न कारणों से भौम जल स्तर की समस्या जो है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी के कारण जल की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ भौम जल उपलब्धता में भी कमी आई है। हमने बताया कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से भौम जल स्तर में गिरावट का कारण बन रहा है। जनसंख्या तो वृद्धि हो रही है लेकिन उस स्तर में भौम जल
बढ़ नहीं पा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि भौम जल उपलब्धता में कमी आएगी। एक अनुमान के अनुसार भारतीय प्रत्येक वर्ष विश्व के संपूर्ण भूजल उपयोग का कुल 1/4 हिस्सा भारतीय के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय नागरिक हैं वो किस प्रकार से अभी बेपरवाह हैं जल संरक्षण को लेकर। अगर प्रति व्यक्ति जल उपभोग की मैं चर्चा करूं तो नीति आयोग की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके कारण किस प्रकार से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी देखने को मिल रही है आप लोग इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। 1994 में जहां प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर जल उपलब्ध था, वहीं 2000 आते आते 2300 प्रति व्यक्ति घन मीटर जल उपलब्ध हो गया। और यही रफ्तार से अगर हम लोग जल की बर्बादी करते रहें तो आने वाले समय में वर्ष 2025 तक आते आते 1600 प्रति व्यक्ति प्रति घन मीटर जल का हम लोग उपयोग कर पाएंगे। तो अब देखिए जहां 1994 में हमारे पास एक व्यक्ति के पास 6000 घन मीटर वाटर यूज करने की क्षमता थी, वह 2025 तक घटकर सिर्फ 1600 प्रति व्यक्ति घन मीटर यूज हम लोग कर पाएंगे। तो इसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट हमें यह दर्शा रहा है कि किस प्रकार से भौम जल स्तर में कमी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। भौम जल स्तर में गिरावट का ही परिणाम है कि भारत में आज लगभग 82 करोड़ आबादी ऐसे इलाकों में रह रही है जहां प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 घन मीटर या उससे भी कम है। यह वार्षिक रूप में यहाँ दर्शाया गया है कि यानी कि भारत में अभी 82 करोड़ आबादी ऐसे इलाकों में रह रही है जहां पर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सिर्फ 1000 घन मीटर है या इससे कम है। जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार यह आंकड़ा 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ 82 करोड़ आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहाँ पर 1000 घन मीटर या इससे कम जल उपलब्ध हो पा रहा है वार्षिकी रूप से। तो अब देखिए कि आने वाले समय में यह मानव जीवन के लिए किस प्रकार से खतरा का यह संकेत दे रही है। नीति आयोग के नवीनतम समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की रिपोर्ट को अगर माना जाए तो भारत में 70% जल जो है वह प्रदूषित है और 21 शहरों में भौम जल स्तर शून्य होने की कगार पर है। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट है। अगर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की वाटर रिस्क एटलस को देखा जाए तो भारत में शीघ्र ही डे जीरो की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब प्रश्न है कि आखिर डे जीरो की स्थिति क्या है। तो डे जीरो की स्थिति वैसी स्थिति मानी जाती है जब व्यापक स्तर पर नल से पानी गिरने बंद हो जाएंगे, यानी कि व्यापक स्तर पर जब जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उसे डे जीरो की स्थिति कहा जाता है। जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे जो महानगर हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले अभी भी बृहद स्तर पर वहाँ पर जल संकट की स्थिति देखने को मिलती है, खास करके जब गर्मी का समय आएगा तो। लेकिन वर्ल्ड रिस्क एटलस जो है उसके अनुसार कहा गया है कि कुछ ही दिनों के बाद भारत में डे जीरो की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि जो महानगर बृहत नगर जैसे क्षेत्र हैं वहाँ के जो नल हैं वे सूखने की स्थिति में आ जाएंगे और भौम जल स्तर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगी। अब प्रश्न है कि हमने कई सारे पहलू से देखा कि भारत की कई सारी आबादी जो है उनको जल की उपलब्धता में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अब इसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रभाव हैं जो भौम जल स्तर में गिरावट के कारण मानव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा प्रभाव है आपका जल संकट। जल संकट की समस्या कह सकते हैं कि एक नवीन चुनौती के रूप में उभरी है। ऐसा भी कई बार कहा गया है कि आने वाला जो युद्ध होगा वह जल को लेकर ही आने वाला युद्ध होगा। इससे भी यह बात समझा जा सकता है कि जल संकट किस प्रकार से एक भयावह समस्या का रूप ले सकती है। खाद्य संकट की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर भौम जल भू के अंदर, जमीन के अंदर अगर जल ही उपलब्ध नहीं रहेगा तो खेतों में सिंचाई का कार्य कैसे होगा, और अगर खेतों में सिंचाई का कार्य नहीं होगा तो फसल उत्पादन कैसे होगा, और अगर फसल उत्पादन व्यापक स्तर पर नहीं हो पाएगा तो यह स्वाभाविक है कि भारतीयों के सामने, नागरिकों के सामने, मानव जीवन के समक्ष खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और यह खाद्य संकट की जो समस्या होगी वह सोशल टेंशन में वृद्धि करने का कार्य करेगा, यानी कि सामाजिक तनाव बढ़ाने का कार्य करेगा। जल प्रदूषण की समस्या, भौम जल स्तर में जितनी ज़्यादा गिरावट आएगी, विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण उतनी ही व्यापक स्तर पर फैलेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे से आप जल को निकालेंगे तो उसमें आर्सेनिक की उपलब्धता होगी, एल्युमिनियम की व्यापक स्तर पर उपलब्धता होगी, फ्लोराइड की व्यापक स्तर पर उपलब्धता होगी, और यह आपके मानव जीवन को विभिन्न स्तरों पर आपको क्षति पहुंचाएगी, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होगी। तो यह कह सकते हैं कि जल प्रदूषण में वृद्धि मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगा, और यही कारण है कि भौम जल स्तर में गिरावट
मानव जीवन के लिए खतरा के रूप में देखने को मिला है। और कई सारी अभी से ही कई सारी व्यापक स्तर पर आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां पर जल संकट की समस्या देखने को मिल रही है। और यह भी एक बहुत हद तक सच्चाई है कि अगर भौम जल स्तर में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि खारे पानी का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे और अगर खारे पानी का हम लोग व्यापक स्तर पर यूज करेंगे तो मानव स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होगा। तो इस तरह से भौम जल स्तर में गिरावट मानव जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। इससे जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न होगी, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न होने से सोशल टेंशन में वृद्धि होगी, खारे पानी का व्यापक स्तर पर यूज करने से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तथा जल प्रदूषण के भी वृद्धि होने से मानव स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से भौम जल स्तर में गिरावट मानव जीवन के लिए खतरा बन सकता है। तो अब प्रश्न है कि आखिर भौम जल स्तर में जो गिरावट आ रही है उसे हम लोग विभिन्न टेक्नोलॉजी का यूज करके किस प्रकार से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो भौम जल स्तर के उचित प्रबंधन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। भौम जल स्तर को हम लोग दो प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। पहला, भौम जल स्तर में जो कमी आ रही है वहाँ पर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करें, और दूसरा, भौम जल को हम किस प्रकार से रिचार्ज करें, या फिर भौम जल के बजाय हम लोग किस प्रकार से खारे जल का व्यापक स्तर पर यूज कर सकते हैं, उसे विभिन्न टेक्नोलॉजी का यूज करके मीठे जल में परिवर्तन कर, तो इसके जरिए भी भौम जल स्तर का हम संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस दोहरे उपयोग के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसमें क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह वर्षा जल संचयन है, क्योंकि भौम जल स्तर का सबसे प्रभावी संचयन का सबसे प्रभावी जो तरीका है, सबसे अट्रैक्टिव तरीका है और सबसे एक इजी वे में जो हम कर सकते हैं वह है वर्षा जल संचयन। प्रत्येक घरों में, प्रत्येक कार्यालयों में उनके छतों पर कंटेनर का निर्माण किया जाना चाहिए, वर्षा जल को संचित किया जाना चाहिए और ट्यूबवेल के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से उसे भूमि के अंदर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। एक तो यह उपाय है। दूसरा उपाय है कि जिस कार्य के लिए हम लोग भौम जल स्तर का प्रयोग करते हैं, अगर वर्षा जल संचयन करके उसी कार्य को हम लोग भौम जल के बदले उस जल का प्रयोग करें उस कार्य को करने में, जैसे गाड़ी धोने में हमने यूज किया था कि बड़े बड़े वाहनों में, बस, ट्रक, कार को धोने में हम लोग भौम जल का प्रयोग करते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग वर्षा जल संचयन का प्रयोग करें, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में, फूल वगैरह आदि के पटवन कराने में, बगीचे की सिंचाई करने में, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि भौम जल स्तर को संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा, अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से गंदे पानी को हम लोग रिसाइकिल कर घरेलू कार्यों में उपयोग करने योग्य बना सकते हैं। कई सारे क्षेत्र घरेलू कार्यों में हो सकते हैं। अभी हमने उपयोग एग्जाम्पल से बताया, वाहनों की सिंचाई, बागीचे की सिंचाई, फसलों की पटवन करना, कई सारे क्षेत्र में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भवन निर्माण में वाटर शेड मैनेजमेंट का निर्माण किया जा सकता है। सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसी लाई जानी चाहिए कि आप घरों का अगर निर्माण करते हैं, पक्की छतों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके घर की छतों पर, जिसे रूफ टॉप वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है, तो घर की छतों पर आपको वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, जिससे कि जहाँ पर आपको वर्षा जल का संचयन हो सके, जिसका उपयोग आप विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर घरेलू कार्यों में कर सकते हैं। विभिन्न सुदूर संवेदन उपग्रह आधारित चित्रों का विश्लेषण तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा भू जल संसाधनों का पता लगाना और उसका प्रबंधन करना। आप सैटेलाइट के माध्यम से मानचित्रों के आधार पर पता कर सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में भू जल को आप संचित कर सकते हैं। सैटेलाइट के जरिए आप तस्वीर से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर तालाब जो है वह सूखे हैं और किसे पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, कहाँ पर पोखरे जो है वह सूखे स्थिति में आ गए हैं और उन्हें वहाँ पर कह सकते हैं कि पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो इसके लिए आप व्यापक स्तर पर सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली का यूज कर सकते हैं और उसके बारे में पता लगाकर उसका आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आरओ कहा जाता है, और आज प्रत्येक घरों में देखेंगे कि आरओ का व्यापक स्तर पर यूज किया जा रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ के जरिए लवणीय एवं खारे पानी की जो जल है उसे मीठा बनाकर मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। और क्योंकि अगर उसे मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करेंगे तो भूजल जो है वह उसे बर्बाद होने से हम लोग बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पद्धति के द्वारा दूषित जल को साफ कर भौम जल स्तर में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा भौम जल स्तर में वृद्धि का एक प्रभावी तरीका 3R का यूज हो सकता है। 3R का मतलब हो गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल।
इसके लिए भी आप विभिन्न तकनीकों का यूज कर सकते हैं। हमने बताया कि किस प्रकार से है ना, यहाँ पर रीयूज किस प्रकार से कर सकते हैं। ऊपर हमने डिस्कस किया कि आरओ का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार आप वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन करेंगे तो आप उसको रीयूज विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। कई सारे ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो भौम जल स्तर में गिरावट का कारण है कृषि की सिंचाई पद्धति, वहाँ पर हमें ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई व्यापक स्तर पर यूज करना होगा। ड्रिप सिंचाई फव्वारे की सिंचाई के माध्यम से आप उतनी ही पानी वहाँ पर दे पाएंगे खेतों को जितनी की उससे ज़रूरत है। और अभी क्या होता है कि आप व्यापक स्तर पर डीजल चला दिए और व्यापक स्तर पर पूरे खेत में पानी जा रहा है, तो इसके कारण क्या है, अब जिस पंप के माध्यम से ले जा रहे हैं तो वह पंप अगर फट गया तो इधर उधर पानी बर्बाद हो सकता है। तो अगर ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई की पद्धति भारत में कामयाब हो जाती है तो भौम जल में जो गिरावट आई है उस पर अंकुश पाया जा सकता है। और इजराइल में इस तकनीकी का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में इसके साथ समझौते भी किए गए हैं। उपर्युक्त तकनीकी उपयोगों के अलावा भी बृहत स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, भूजल दोहन में कमी, जन जागरूकता कार्यक्रम आदि के जरिए भौम जल में गिरावट की समस्या को हम कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा जहाँ एक तरफ जल जीवन हरियाली मिशन के माध्यम से सूखे पड़े तालाबों, पोखरों आदि को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि भूजल को रिचार्ज किया जा सके, भूजल स्तर में वृद्धि लाया जा सके, वहीं जल छानन कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान, मानव श्रृंखला आदि का निर्माण कर लोगों में भौम जल स्तर के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वृक्षावरण के बारे में, हरियाली के बारे में जन जागरूकता लाई जा रही है। क्योंकि जन जागरूकता के अभाव में, जन सहभागिता के अभाव में सरकार कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। और बिहार सरकार द्वारा इसीलिए लोगों में व्यापक स्तर पर देखेंगे पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। केंद्र सरकार भी इस कार्य में पीछे नहीं है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। और केंद्र सरकार के द्वारा भी जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है ताकि प्रत्येक घरों को 2024 तक शुद्ध जल प्रोवाइड किया जा सके। कैच द रेन अभियान चलाई जा रही है ताकि वर्षा जल का संचयन व्यापक स्तर पर किया जा सके। इसके अलावा भी अटल भूजल योजना जैसे कई सारे स्कीम है जिसे चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसमें राज्य सरकार आप देखेंगे कि 7 निश्चय के माध्यम से, 7 निश्चय जो 2 है उसके माध्यम से कई सारे कार्यों को प्रमोट कर रही है वर्षा जल के संचयन के लिए, भौम जल स्तर में गिरावट को, कमी को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न के दोनों डायमेंशन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब संक्षेप में मैं यहाँ पर कंक्लूजन डिस्कस कर लेता हूँ। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भौम जल स्तर में गिरावट वर्तमान समय की एक प्रमुख वैश्विक चुनौती के रूप में उभरी है जिससे मानव जीवन पर दुष्परिणाम भी दिखने लगे हैं। अतः समस्त वैश्विक समुदाय के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों के एकजुट होकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि भौम जल समस्या को कम करने के साथ साथ लोगों को SDG 6 जो स्वच्छ जल के प्रबंधन, स्वच्छ जल की प्राप्ति है उसे लोगों को प्रदान किया जा सके, लोगों को प्राप्त हो सके। तो SDG 6 की अवधारणा जो है लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति करना व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो वर्ष 2017 से 30 ईस्वी तक का टारगेट है उसमें इसे शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से भौम जल स्तर में गिरावट के लिए केंद्र सरकार को कार्य करना होगा, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को मिलकर कार्य करनी होगी, राज्य सरकारों को साथ में मिलकर कार्य करना होगा और कई सारे NGO को भी इस दिशा में कार्य करने होंगे। तब जाकर भौम जल स्तर जो गिर रहा है उसमें कमी लाया जा सकता है और नागरिकों को स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने एक भौम जल स्तर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज से संबंधित एक महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को डिस्कस किया है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर निरंतर BPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाई जा रही है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में गाइडेंस देनी होगी और आपको मॉडल आंसर भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।